चलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो क्वेश्चन है मैक्रो में आता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक पार्ट आप लोग एएस में कर चुके हैं। एएस में क्या था, सिर्फ करंट अकाउंट था। बैलेंस पेमेंट की डेफिनेशन में कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि बैलेंस पेमेंट क्या चीज़ है। असल में ये कैश या इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है कंट्री की विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ओवर टाइम। आपका कंट्री रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ जितनी कैश ट्रांजैक्शन होती हैं उसकी टोटल 11 टाइप बनती है, और वो 11 टाइप उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दी हैं 3 हिस्सों में: करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट। 4 तरह की एंट्री करंट अकाउंट में आती हैं, 4 तरह की एंट्री फाइनेंशियल अकाउंट में आती हैं, और तकरीबन 3 तरह की एंट्री हैं जो कि कैपिटल अकाउंट में आती हैं। टोटल जो है वो 11 टाइप्स ऑफ एंट्री हैं जो कि रिकॉर्ड हो रही होती है। करंट अकाउंट अगर आपको रिमाइंड करवाएं तो करंट अकाउंट क्या था? ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज, प्राइमरी इनकम और सेकेंडरी इनकम, ये एएस का सारा पोर्शन है। इनफ्लो जो है उसे हम क्रेडिट आइटम कंसिडर करते हैं, ये पार्ट ऑफ इनकम है। आउटफ्लो को जिन करते हैं, ये डेबिट आइटम है, ये पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर कंसिडर किया जाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट दिस का मतलब है सरप्लस या डेफिसिट। सरप्लस का मतलब कि इनफ्लो ग्रेटर है आउटफ्लो से, डेफिसिट का मतलब इनफ्लो कम है आउटफ्लो से, यानी कि आउटफ्लो ज़्यादा है। बैलेंस पेमेंट इक्विलिब्रियम, ये आइडियल कंडीशन है किसी कंट्री का ऐसा हो कि इनफ्लो आउटफ्लो के इक्वल ऐसा होता है। करंट अकाउंट आप ट्रेडिंग गुड्स, ट्रेडिंग सर्विसेज, प्राइमरी इनकम, सेकेंडरी इनकम कर चुके हैं। अब हम जरा फाइनेंशियल अकाउंट के ऊपर फोकस करते हैं। ये फाइनेंशियल और कैपिटल अकाउंट, ये दो जो हैं ये पार्ट ऑफ ए लेवल्स आपका था एक। इसमें ये लार्जर पार्ट होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, और ये रिकॉर्ड करता है मूवमेंट ऑफ फंड्स इन टू एंड आउट ऑफ द कंट्री। इसके 4 सेक्शंस हैं। पहला सेक्शन है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इट कवर्स द स्टार्ट ऑफ फैक्ट्री इन अनदर कंट्री। जैसे मल्टीनेशनल कंपनी है, आप दूसरे कंट्री में बनाते हैं या टेक ओवर कर लेते हैं या नया प्लांट लगाते हैं, तो मशीनें लगाते हैं, हमारे लोग दूसरे कंट्री में जाके लगाते हैं, दूसरे कंट्री के लोग हमारे यहाँ आके लगाते हैं। तो जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करेंगे वो यहाँ पे आएगी फाइनेंशियल अकाउंट में। लेकिन उसके अगेंस्ट जो प्रॉफिट आना है वो हर साल आना है, और वो आएगा प्रॉफिट करंट अकाउंट के प्राइमरी इनकम। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इसमें परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स और शेयर्स हैं जो कि हमारे कंट्री के लोग दूसरे कंट्री के परचेज करते हैं और दूसरे कंट्री के लोग हमारे कंट्री में परचेज करते हैं। तो यहाँ वो जो एक प्रिंसिपल अमाउंट है जो बॉन्ड्स और इन्वेस्टमेंट जो फर्स्ट हम आप परचेज करेंगे, इनफ्लो या आउटफ्लो जो भी होगा वो रिकॉर्ड होना है फाइनेंशियल अकाउंट में यहाँ पे। लेकिन इसके अगेंस्ट जो हर साल डिविडेंड आएगा, वो डिविडेंड जो है वो हम रिकॉर्ड करते हैं करंट अकाउंट के प्राइमरी इनकम। तीसरी चीज़ है जी अदर इन्वेस्टमेंट, को हम बैंक इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ये शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है, जैसे बैंक डिपॉजिट है, बैंक लोन है, या इंटर गवर्नमेंट लोन्स जो होते हैं, ये अमंग कंट्रीज में होते हैं। ये सारी की सारी अमाउंट यहाँ पे आएगी। लेकिन इससे इसके अगेंस्ट जो इंटरेस्ट जो अर्न करेंगे या पे करेंगे वो असल में आएगा करंट अकाउंट के प्राइमरी इनकम में ही आएगा। तो प्राइमरी इनकम में प्रॉफिट, इंटरेस्ट और डिविडेंड आ रहा है। प्रॉफिट कहाँ से? जो इसके फर्स्ट सेक्शन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से आ रहा है। डिविडेंड कहाँ से? जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के यहाँ से आ रहा है। अदर इन्वेस्टमेंट कहाँ से? ये जो बैंक वाली आ रही है। इसका मतलब अगर आपका फाइनेंशियल अकाउंट इनफ्लो ज़्यादा है तो फिर इनफ्लो अगर ज़्यादा है तो असल में कोई इतना इशू नहीं है, क्योंकि आपको उसके अगेंस्ट हर साल दूसरी अमाउंट जो है वो आएगी, और वो आउटफ्लो वाली अमाउंट। आउटफ्लो ज़्यादा है तो अगर आउटफ्लो ज़्यादा है तो आपके लिए ज़्यादा परेशानी की बात है। फाइनेंशियल अकाउंट में आउटफ्लो अगर ज़्यादा हुआ है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि उसके अगेंस्ट जो हर साल हमें प्रॉफिट, इंटरेस्ट और डिविडेंड आएगा वो हमारे प्राइमरी इनकम में करंट अकाउंट में काउंट हो जाएगा। इसलिए फाइनेंशियल अकाउंट का जो डेफिसिट है वो लॉन्ग रन के लिए अच्छा कंसिडर किया जाता है। जितना ज़्यादा आउटफ्लो होगा उतना हमें फ्यूचर में बेनिफिट होगा इन द फॉर्म ऑफ करंट अकाउंट के प्राइमरी इनकम। चौथा जो इसमें पार्ट है, एक और पार्ट है, फोर्थ पार्ट इसका, वो रिजर्व एसेट्स है। इसमें गवर्नमेंट होल्डिंग्स ऑफ गोल्ड, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, स्पेशल ड्राइंग राइट्स बाय आईएमएफ से जो आप विड्रॉ कर सकते हैं मनी वो, और जो इंटरेस्ट चेंजेस इन कंट्रीज रिजर्व पोजीशन इन आईएमएफ में कुछ रिजर्व आपने रखवाए होते हैं। तो असल मेन चीज़ जो है वो दो ही है इसमें, गोल्ड, एक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। जितना आपके पास ज़्यादा होगा उतना ये पॉजिटिव है, जितना बाहर जाएगा उतना नेगेटिव। तो ये 4 अकाउंट जो है फाइनेंशियल अकाउंट के हैं: डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, अदर इन्वेस्टमेंट और रिजर्व एसेट्स। तीसरा और फाइनल अकाउंट जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का है वो कैपिटल अकाउंट है। इसमें ये स्मॉल पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। इसमें नॉन प्रोड्यूस्ड और नॉन फाइनेंशियल एसेट्स, अगर आप दुबई में कोई फ्लैट ले लें या वहाँ जाके जब छुट्टियों में रहेंगे तो वो जो आप ट्रांजैक्शन करेंगे वो कैपिटल अकाउंट में कंसिडर होगी। इस तरह जो माइग्रेंट्स हैं, दूसरे कंट्री के माइग्रेंट्स हमारे कंट्री में आ गए इमिग्रेशन लेके, या हमारे कंट्री से लोग इमिग्रेशन लेकर दूसरे कंट्री में चले गए, तो सारा अपना बेच बाच के जो कुछ जाते हैं वो भी यहाँ पे काउंट होगा।
आने वालों का भी वो इनफ्लो होगा, जाने वालों का वो आउटफ्लो होगा। फिर कॉपीराइट और पेटेंट्स जो कंपनीज परचेज करती हैं, सेल और परचेज, वो भी यहाँ पे आना है। ठीक है, तो ये कैपिटल अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट और करंट अकाउंट ASLI मिलके हमारे 4 पार्ट होते हैं। सिर्फ कैपिटल अकाउंट का तो एक ही पार्ट हुआ ना? हाँ, इसमें 3-4 आइटम्स है। नॉन प्रोड्यूस आइटम्स आ गई हैं, गवर्नमेंट डेट फॉरगिवनेस आ गई है, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, मिनरल राइट्स है, सारे यहाँ पे आ गई, कंबाइन तरह की एंट्रीज में शामिल। ठीक है, तो और ये स्मॉल पार्ट होता है। सेकेंडरी इनकम में क्या आता है? सेकेंडरी इनकम में वर्कर रिमिटेंसेस और जो एड आती है दूसरे कंट्री से हमारे, और ये हम एड बाहर भेजते हैं, वो करंट अकाउंट का पार्ट है। अच्छा, आमतौर पे क्या होता है कि ये आइडियली हम ये कहते हैं कि आपका जो करंट अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का जो इनफ्लो इक्वल टू आउटफ्लो होना चाहिए, जो कि इक्वल नहीं आता। जब इक्वल नहीं आता तो फिर हम एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है नेट एरर्स एंड ओमिशंस, और इसका दूसरा नाम है बैलेंसिंग आइटम। जो साइड जितनी कम होती है उस अमाउंट से हम नेट एरर ओमिशन अमाउंट लिख के तो अपना अकाउंट वक्ती तौर पर बैलेंस कर लेते हैं। अगर आप लोगों ने कहीं अकाउंटिंग पढ़ी हो तो वहाँ पे सस्पेंस अकाउंट होता है, तो सस्पेंस अकाउंट भी इसी जुमरे में आता है, इसी हेडिंग में आएगा। लेकिन इससे तो विंडो ड्रेसिंग इजीली हो जाएगी। हाँ जी, विंडो ड्रेसिंग नहीं होगी। इससे हमें ये पता चलेगा नेट एडमिशन से कि हमारी बहुत बड़ी अमाउंट तो नहीं आ रही। ये इसमें एक एवेल्यूएशन का पॉइंट है कि ये छोटी अमाउंट होनी चाहिए। जितनी छोटी अमाउंट होगी उतना शो करेगा कि आपका जो रिकॉर्डिंग सिस्टम है वो एक्यूरेट है। जितनी ये बैलेंसिंग आइटम की अमाउंट बड़ी आएगी, इसका मतलब है कि कोई मिस्टेक है या कोई प्रॉब्लम है आपकी रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस के अंदर। अब ये बैलेंसिंग आइटम आता क्या है, इसकी रीजन भी है। अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन ड्यू टू इनफॉर्मल या अंडरग्राउंड एक्टिविटीज, ब्लैक मार्केटिंग, स्मगलिंग, स्मॉल क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस नॉट रिपोर्टेड इन ऑफिशियल अकाउंट्स। अच्छा, यहाँ पे एक चीज देखिए, ब्लैक मार्केटिंग, स्मगलिंग, हमें कैसे पता चलेगा जनाब स्मगलिंग या ब्लैक मार्केटिंग इकोनॉमी में ज्यादा है? ये कैसे काउंट करते होंगे? पता होता है कितनी कैसे? इसका एक ऑफिशियल रूल है, अगर आपको याद हो तो हमने AS में एक जगह पे पढ़ा था कि GDP काउंट करने के 3 मेथड हैं। एक है इनकम मेथड, एक एक्सपेंडिचर मेथड और तीसरा है आउटपुट मेथड। वहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो लोगों की इनकम है वो तो गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है ना, इनकम का जो लोग टैक्स दे रहा है सबका रिकॉर्ड है। जो इनकम हमारे रिकॉर्ड में आए वो फिगर कम हो और एक्सपेंडिचर की फिगर ज्यादा हो, तो एक्सपेंसेस लोगों के पास कहाँ से आए, वो फिर हम कहते हैं जी ब्लैक इकोनॉमी से या ब्लैक मार्केट से आए हैं। वो करप्शन भी हो सकती है, वो ब्राइब भी हो सकती है, वो स्मगलिंग, इस तरह की कोई भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, तो ये एक इजी तरीका है कि जब जो इनकम मेथड से जो GDP आया है वो कम है, लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर मेथड से GDP आया है वो ज़्यादा है, तो इसको हम कहते हैं कि हमारी कोई कटोला हो रहा है, क्या उसे वर्ड यूज़ करते हैं, कोई फिशी चीज़ें हैं वहाँ। स्मॉल क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स, ठीक है जी, अक्रॉस द बॉर्डर ट्रांजेक्शन आप देखते हैं हमारे यहाँ भी ईरान से डेली बेसिस पे कितना ऑयल जो है स्मगल होकर यहाँ पे आता है। इनकम्प्लीट और इनएक्यूरेट डाटा कलेक्शन, ये हम तो आमतौर पे अंडर डेवलप्ड कंट्री में ऐसा होता है। डिफरेंसेस इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अक्रॉस कंट्री, ये ज़्यादा वैसे डिफरेंस नहीं होता, थोड़ा डिफरेंस होता है, लेकिन समहाउ ये थोड़ी सी अमाउंट इसको भी इफेक्ट करती है। ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन डिफरेंट पीरियड्स बाय डिफरेंट एंटिटीज, ठीक है जी। एक ट्रांजैक्शन है जो एक डिपार्टमेंट ने दिसंबर में की है, और दूसरी ट्रांजेक्शन है उसका जो दूसरा इफेक्ट है वो जनवरी में आएगा, तो वो जो एक मंथ का दिसंबर जनवरी का स्पेशली इसलिए कह रहे हैं कि 31 दिसंबर का अकाउंट क्लोज हो जाते हैं, तो जो पेंडिंग अमाउंट होती है दिसंबर 31 तक वो जनवरी में काउंट होती है, तो वो उसको बैलेंस करने से रोक देती है। अकाउंटिंग वाले इस बात को समझ सकते हैं। फिर डिले इन रिपोर्टिंग ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस, रिपोर्ट करने में देर हो गई, मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स इवेजन, कैपिटल फ्लाइट विदाउट एनी ऑफिशियल ट्रांजैक्शन, मतलब इलीगल तरीके से जो पैसा बाहर चला जाता है। जैसे लोग जानबूझ के भी अपनी इनकम को अगले साल रिपोर्ट कर रहे होते हैं ना, हाँ जी, ऐसा भी होता है, आप अपनी इनकम रिकॉर्ड नहीं करते प्रॉपर इसलिए कि आपका टैक्स अगले साल आ जाए। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। हिडन ऑफशोर ट्रांजैक्शंस, अन आप देखो ना पनामा केस जो आया था उसमें कितने मुल्कों के वो लोग पकड़े गए, तो वो ऑफशोर ये कंपनीज होती हैं जो कि आपके ब्लैक मनी को वाइट कर देती है। इनकरेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, आपने ट्रांजैक्शन क्लासिफिकेशन सही नहीं की, या चेंज इन एक्सचेंज रेट अफेक्ट द वैल्यूएशन ऑफ ट्रांजैक्शन, एक्सचेंज रेट जब फ्लक्चुएट करता है किसी एक पर्टिकुलर डे, तो उस दिन जो ट्रांजैक्शन में जो प्लस माइनस होता है वो भी इसको अफेक्ट करता है। ये सारी रीजन थी बैलेंसिंग आइटम। अच्छा, अब फाइनेंशियल अकाउंट इज नॉट अ नेसेसरी अ प्रॉब्लम,
कब, अभी दो तरह के क्वेश्चन है कि व्हाई फाइनेंशियल अकाउंट ऑफ बीपी बैलेंस ऑफ पेमेंट इज नॉट नेसेसरी। फाइनेंशियल अकाउंट अगर डेफिसिट आए तो उसे प्रॉब्लम क्यों कंसिडर नहीं करते? इसलिए कि बैलेंस इज द करंट अकाउंट, क्योंकि यहाँ से जो पैसा हमने बाहर भेजा है वो हमें फ्यूचर में वहाँ से इनकम कहाँ पे आ जानी है, वो करंट अकाउंट में आ जानी है, इसलिए हम इसे प्रॉब्लम कंसिडर नहीं करते। फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट बेनिफिट्स, अगर इनफ्लो हुआ है लाइक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आई है, तो उससे हमारी इकोनॉमी क्या करेगी, ग्रो करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करेगा, जॉब क्रिएशन होगी। डेट फाइनेंसिंग कैन बी प्रोडक्टिव। डेट फाइनेंसिंग होती है कि जब गवर्नमेंट लोन ले दूसरे कंट्री से, तो ये असल में है तो गलत चीज़ कि आपको डेट नहीं चाहिए, लेकिन वो अगर आप प्रोडक्टिव आइटम के ऊपर पैसा लगाएंगे तो उसका कंट्री को फायदा होगा। एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट, करेंसी डेप्रिशिएट हो गई है ड्यू टू फाइनेंशियल अकाउंट डेफिसिट्स कैन मेक एक्सपोर्ट चीपर, और इससे हमारा करेक्ट हो जाएगा इम्बैलेंसेस, यानी कि डिसइक्विलिब्रियम जो यहाँ पहले डिस्कस कर चुके हैं। Flexible policy responses. Government can use monetary and fiscal policy to manage capital flow and economic stability. यहाँ पे जो चीज़ें जो डिफ्रेंशिएट करेंगी उसे गवर्नमेंट सही करने की कोशिश भी करती है। अगली जो चीज़ है इसमें कि कब, why can it be a problem, when it can be a problem, कब इसकी प्रॉब्लम, यानी कि सम टाइम ये प्रॉब्लम हमें फेस भी करनी पड़ती है। अब वो प्रॉब्लम कब होगी? शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन, स्पेकुलेटिव इन्फ्लो। स्पेकुलेटिव इन्फ्लो वो होता है जब लोग पैसा इसलिए, करेंसी इसलिए परचेज करने या इनफ्लो या आउटफ्लो हो जाए कि उसे फ्यूचर में करेंसी को सेल कर देंगे, तो रैपिड इनफ्लो बहुत ज़्यादा होता है, तो इससे एसेट बबल बन जाते हैं, इकोनॉमिक वॉलेटिलिटी होती है कि एकदम जब पैसा ज़्यादा आ जाए तो उसका कहीं ना कहीं नुकसान होता है, इसे फाइनेंशियल बबल भी कहते हैं। और ये पूरी दुनिया में एक दफ़ा क्राइसिस जिसके आए थे वो 2009 में आए थे। अभी कुछ दिन पहले भी आया था ग्लोबल वार्मिंग। हाँ, ये पाकिस्तान में आया था, 2023 में आया था। एक्सेसिव फॉरेन डेट, इफ डेट लेवल्स आर टू हाई तो जाहिर है उसकी रीपेमेंट भी आपको करनी पड़ेगी, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो इससे क्राइसिस भी आता है। कैपिटल फ्लाई कर जाता है, आपका कैपिटल वहाँ पे चला जाता है जहाँ पे उसे स्टेबिलिटी मिलती है। आमतौर पे लोग अपना पैसा वहाँ पे मूव करते हैं जहाँ पे उनका पैसा सिक्योर होता है। इसके लिए फिर हम एक्सपेंडिचर स्विचिंग और एस्टिमेट डैम्पनिंग पॉलिसी की थी, जो हमने कल परसों कर चुके हैं। एक बार बता देता हूँ ये क्या किया था हमने। एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी के लोग ऐसी पॉलिसी बनाएं जिससे लोग इंपोर्ट परचेज ना करें बल्कि डोमेस्टिक गुड्स परचेज करें। उसके लिए हमने क्या किया था, टैरिफ, कोटा, ये सब चीज़ें लगाई थी, भी डिटेल में हमने 2 दिन पहले का लेक्चर है वो आप देख सकते हैं। इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी, वो उधर रिकॉर्डिंग इसकी पड़ी गई चैनल के ऊपर। और एक्सपेंडिचर डैम्पनिंग पॉलिसी क्या है, इसमें गवर्नमेंट ने इतना ज़्यादा टैक्स लगा देना है कि आप परचेज करने के काबिलियत न रहे इंपोर्ट को, इंपोर्ट परचेज ना कर सकें। इसमें क्या होगी, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी और कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। इसका इम्पैक्ट क्या आएगा? इम्पैक्ट ये आएगा, गवर्नमेंट इस पर्पज से करती है, इंटेंशन गवर्नमेंट की होती है कि लोग गुड्स परचेज ना करें बाहर से, इंपोर्ट परचेज ना करें। तो फिर फर्म क्या करती है, फर्म जितनी प्रोडक्शन होती है उसे फिर एक्सपोर्ट के ऊपर फोकस करते हैं। हालांकि ये मुश्किल काम है थोड़ा सा। ये जो ये प्रोटेक्शन प्रोटेक्शनिज्म मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं वो। प्रोटेक्शनिज्म एक डिफरेंट बैलेंस ऑफ पेपर को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है, वो उसकी पॉलिसी अलग से बनती है। हाँ। अब बैलेंस ऑफ पेपर को कैसे करेक्ट किया जाए, कहता है जी आप क्या करें, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल और कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी यूज़ करें। इसकी वजह से क्या होगा, फर्म्स एनकरेज होंगी कि वो दूसरे कंट्री गुड्स परचेज ना करें बल्कि अपनी टैक्स इतना ज़्यादा लगा दें कि लोगों की इनकम कम हो जाए, इम्पोर्ट ना कर सकें, या इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा कर दें लोग लोन ना लें, जब लोन नहीं लेंगे मनी सप्लाई नहीं आएगी, मनी सप्लाई नहीं होगी लोग इम्पोर्ट भी नहीं करेंगे। दूसरी सप्लाई साइड मेजर यूज़ करें, इंट्रोड्यूस करवाएं, प्रमोट करें ऐसे मेजर्स जिससे इंटरनेशनल कम्पिटिटिवनेस इंक्रीज करें। प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी यूज़ करें, रिड्यूस करें डिमांड फॉर इंपोर्ट्स। ठीक है, प्रोटेक्शन पॉलिसी जो है ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक करने के लिए आप क्या करते हैं, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी यूज़ करते हैं। और ये असल में प्रोटेक्शन पॉलिसी कहाँ यूज़ कर रहे हैं, ये एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी के अंदर यूज़ कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी। फिर एक्सचेंज रेट चेंज करते हैं, ये एक्सचेंज रेट पॉलिसी ये भी हम कर चुके हैं इफेक्टिव पॉलिसी में, कि आप अपनी करेंसी को डेप्रिशिएट करते हैं जिससे एक्सपोर्ट सस्ती हो जाए, इंपोर्ट महंगी हो जाए। फिर गवर्नमेंट डिसाइड करे कि मेंटेन करना एक्सचेंज रेट, फिक्स एक्सचेंज रेट को गवर्नमेंट डिक्टेट करे, उसे यानी कि कंट्रोल करे।
और सेंट्रल बैंक भी जो है वो इससे यूज़ करता है एक्सचेंज रेट को इक्विलिब्रियम से नीचे रखता है ताकि लोग इससे बाहर से गुड्स परचेज ना कर सकें, इंपोर्ट की ज़्यादा महंगी हो जाए। और एक्सचेंज रेट को अलाउ करते हैं, सम टाइम अलाउ करते हैं कि मार्केट रेट के मुताबिक चले और सम टाइम अलाउ करते हैं, डिपेंड करता है कि आपके कंट्री में कौन सा सिस्टम चल रहा है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है दूसरे वाला। फिर जी एवेल्यूशन भी क्या है डिफरेंट पॉलिसीज़ की, ये डिपेंड करेगा इस चीज़ के ऊपर कि गवर्नमेंट जो मेजर अडॉप्ट किए हैं फिस्कल और मॉनेटरी मेजर और एक्सचेंज रेट पॉलिसी, क्या वो उसकी वजह से डेफिसिट रिड्यूस भी हुआ है कि नहीं हुआ। फिर इन कंट्रास्ट सप्लाई साइड पॉलिसी जो है वुड ओनली बी यूज टू ट्राई टू रिड्यूस द करंट अकाउंट डेफिसिट। और प्रोटेक्शन पॉलिसी अगर आप यूज़ करते हैं तो वो किस हद तक कामयाब हुई है, उसके रिटेलिएशन भी आ सकती है अगर प्रोटेक्शन पॉलिसी यूज़ करेंगे, जो कि रिटेलिएशन इस वक्त अमेरिका को फेस करनी पड़ रही है चाइना की तरफ से। फिर भी सोच रहे हैं कि यानी जो टैरिफ्स लगाए हैं वो प्रोग्रेसिव जो लोग जिन लोगों से वो ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं उन पे ज़्यादा टैक्स लगाए। There can be excess occasions when a government or central bank, in pursuing another macroeconomic policy objective, introduce a policy which has an unintended consequence for कि गवर्नमेंट ने कोई और काम किया लेकिन उस किसी और पॉलिसी का इम्पैक्ट जो बेनिफिट पे आ गया, ये भी समटाइम ऐसा होता है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट में लोअर इनकम टैक्स इन एन अटेम्प्ट टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, लेकिन इनकम टैक्स कम करने वाले लोगों ने क्या किया, लोगों की स्पेंडिंग पावर ज़्यादा होगी, इन्होंने इम्पोर्ट परचेज करना शुरू कर दी। इसे कहते हैं अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस। फिर गवर्नमेंट विशेज टू इंक्रीज इट्स कंट्री इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो गवर्नमेंट ने फाइनेंस किया डेफिसिट ऑफ करंट अकाउंट को, लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ कि फाइनेंशियल अकाउंट जो है वो सरप्लस में चला गया, उसका भी नुकसान हो सकता है। अट्रैक्टिंग मल्टीनेशनल कंपनीज टू सेट अप इन द कंट्री, लेकिन उससे एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करेगी, इनकम ग्रोथ भी होगी, ये भी एक पॉइंट है, इसका वैलिड पॉइंट है। फिर सेलिंग शेयर्स इन अ कंट्री फर्म्स टू फॉरनर्स विल प्रोवाइड फंड्स फॉर द फर्म टू एक्सपेंड, फर्म को एक्सपेंड करने के लिए फॉरेन फर्म से आए, ये भी इसका वैल्यूएशन पॉइंट है, ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। बोरिंग फ्रॉम अब्रॉड may help to cover the cost of imported raw material and capital goods which may in the long run reduce current account, यानी जब आप बोरो करेंगे दूसरे कंट्री से तो आपको कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल जो है वो परचेज करना पड़ेगा और आपकी कैपिटल गुड्स आएंगी, तो इसका शॉर्ट टर्म में तो नुकसान है लेकिन लॉन्ग रन में फायदा होगा, अगर आपको याद हो जे कर हमने की। फिर नेट इनफ्लो, अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में एनकरेज करना चाहते हैं, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, बैंक लोन है, द गवर्नमेंट विल एम टू मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, से भी स्टेबिलिटी आ सकती है लॉन्ग रन में जाके। मेन टाइप ऑफ पॉलिसी जो कि यूज़ करते हैं सप्लाई पॉलिसी में, वो क्वांटिटी एंड क्वालिटी इंक्रीज करनी है रिसोर्सेज की, उसकी वजह से इम्प्रूवमेंट आएगी एजुकेशन में, ट्रेनिंग में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, टेक्नोलॉजी में, तो ये भी एक पॉलिसी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। फिर ट्रेड यूनियन रिफॉर्म्स लेके आए गवर्नमेंट, ट्रेड यूनियन रिफॉर्म्स ऐसी हैं कि जिसमें आप मल्टीनेशनल कंपनी जो हैं वो मोर विलिंग टू इन्वेस्ट इन द कंट्री जहाँ पे ट्रेड यूनियन इफेक्टिव होती हैं, उसका भी उस कंट्री को फायदा होगा जिस कंट्री में चल रही है। प्राइवेटाइजेशन लेके आए, और ये क्वेश्चन भी आपका पूरा एक 20 नंबर का क्वेश्चन कल या परसों हमने यहाँ डिस्कस किया था कि प्राइवेटाइजेशन जिस कंट्री में होती है वहाँ पे आईएमएफ और जो वर्ल्ड बैंक है वो ज़्यादा लोन देने को एनकरेज करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। टू एनकरेज डोमेस्टिक कंज्यूमर फर्म्स टू स्विच टू बाइंग डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये भी आप पॉलिसी यूज की हुई स्विचिंग पॉलिसी आ रही। इन टूल की वजह से क्या होगा, इफेक्टिवली डोमेस्टिकली प्रोड्यूस सब्स्टिट्यूट्स या हाई क्वालिटी गुड्स जो हैं वो अवेलेबल है। तो ये सारा हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट था और इसका जो है ना फुल फ्लेज क्वेश्चन भी पेपर में आता है, ये आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट नेक्स्ट टाइम करेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट कौन सी रहेगी, फिक्स एक्सचेंज रेट, वो सर इसका टॉपिक वैसे है। क्वेश्चन किस तरह होता है? ये बैलेंस ऑफ पेमेंट अभी जो क्वेश्चन आया था ना पेपर में, भी किसी बच्चे ने किया था कि गवर्नमेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट को ठीक करने के लिए कौन सी पॉलिसी यूज करती है, ठीक है। लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट को मिक्स करके उसने क्वेश्चन पूछा हुआ था, बल्कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी थी। तो ये ज़्यादातर जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्वेश्चन है वो सेपरेट नहीं आएगा, ये किसी और टॉपिक को मिक्स करके आएगा, ये कि इसमें एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी या एक्सपेंडिचर डेप्निंग पॉलिसी वो साथ अटैच कर देगा, या इफेक्टिवनेस पूछ लेगा कि फिस्कल पॉलिसी और बताएं कि जो दूसरी थी मॉनेटरी पॉलिसी वो किस तरह इफेक्टिवनेस होती है बैलेंस पेमेंट को ठीक करने के लिए। ये बीओपी का क्वेश्चन हमेशा किसी और टॉपिक के साथ अटैच होकर आएगा, ये अकेला नहीं आएगा। और इससे प्रॉब्लम वो वही पूछेगा कि इसमें आपने ये जो हमने अभी डिस्कस किया ना कि बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक करने की जो पॉलिसीज़ हैं ये वाली, ये इन पॉलिसीज़ को आपने कंपेयर करना होगा कि क्या ये पॉलिसीज़
अनएम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ को भी एड्रेस करेंगी, या कहीं उसमें तो कन्फ्लिक्ट क्रिएट ही कर देंगी? ये इस तरह का क्वेश्चन आएगा इसमें। अभी जो मैं हमने कल या आज पेपर डिस्कस किया उसमें क्वेश्चन था ये वाला शायद।